तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 19 और मतलब 90 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन बंगाल का राज्यपाल कह लो, या नॉर्मली आपको बुक में ना एक वर्ड मिलेगा, वो हो जाएगा आपका गवर्नर, ठीक ना, गवर्नर, इसी को हिंदी में राज्यपाल कहते हैं। नॉर्मली आपसे सवाल क्या कर रहा है कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, एक ऐतिहासिक युद्ध रहा था, उस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। यहाँ पे देखिएगा विलियम ड्रेक, रॉबर्ट क्लाइव, बेंसीटॉट और वेडेलस्ट। तो ये सारे लोग कभी ना कभी बंगाल के गवर्नर रहे थे। ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो ना, इसमें सबसे ज्यादा चर्चित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन रहा था, तो ये रहा था आपका रॉबर्ट क्लाइव, जिसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक। ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। बट देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेंसीटॉट। वेंसीटॉट जो था ये क्या था, तो बंगाल का गवर्नर था। चलो थोड़ा सा यहाँ पे बात देखते हैं आखिर हुआ क्या था। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि 1600 ईस्वी में एक कंपनी का निर्माण हुआ था। कौन सा कंपनी, तो वो भारत आके बस व्यापार करना चाहता था। 1600 ईस्वी में इस कंपनी का निर्माण हुआ, वो आपका भारत आया। BEIC के बारे में बात करें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत आया व्यापार करने के लिए, लेकिन भारत की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, चूंकि भारत में अभी इस समय बात हो रहा है उस समय का जिस समय अंग्रेजी कंपनी भारत आ रही थी, भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था। कोई भी एक ऐसा शासक नहीं था जो पूरे भारत पे शासन कर रहा हो, छिटपुट छिटपुट शासन चल रहा था। अगर उस समय आप और भी गौर करते हो तो उत्तर मुगल काल का टाइम चल रहा था, उत्तर मुगल काल। और उत्तर मुगल काल को हम लोग काउंट कब से करते हैं, तो ये करते हैं आपका 1707 ईस्वी से। और इस समय हम लोग बात करें 1757 और 1764 के बारे में, तो उत्तर मुगल काल का टाइम चल रहा था, मुगल बादशाह कमजोर चल रहे थे और इसलिए कंपनी अपना हस्तक्षेप बढ़ाया जा रहा था। दो युद्ध के बारे में याद रखिएगा। 1757 में एक युद्ध हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद अंग्रेजी कंपनी का भारत में एक पैर मजबूती से टिक चुका था। लेकिन दूसरे पैर के बारे में किस युद्ध को लेकर के कहा जाता है, 1764 में एक युद्ध हुआ था, 1764 का बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर कहाँ पड़ता है, तो ये अपने बिहार में पड़ता है। 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की बहुत बड़ी जीत हुई थी, भारतीय शासकों की बहुत बुरी हार हुई थी। और इस युद्ध के बाद ये तय हो गया था कि अब भारत पर इस कंपनी का ही शासन होगा। तो चलो देखते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। तो अगर आपसे पहला फैक्ट पूछता है कि ये युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को। कहाँ हुआ था, तो आज के बिहार में। किसके बीच हुआ था, तो BEIC। BEIC मतलब क्या हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और वर्सेज, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके साथ किसका हो रहा था, तो देखिएगा यहाँ पे एक नहीं दो नहीं टोटल 3 नाम आने वाले। कौन कौन सा था देखिएगा। एक आपका मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह। इस युद्ध में जो है आपका मुगल बादशाह भी भाग लिया था और इसका नाम क्या था, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और कौन था, एक था आपका अवध, अवध का नवाब, अवध का नवाब। और ये कौन था, तो ये था आपका शुजा-उद-दौला। कौन था, शुजा-उद-दौला। और एक हो जाएगा आपका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन था, तो देखना यहाँ पे सेंटेंस पे आप गौर करना, बंगाल का, बंगाल का पूर्व नवाब, बंगाल का पूर्व नवाब। ये कौन था, तो ये था आपका मीर कासिम, मीर कासिम। मतलब आप कह लो कि भारत से 3 संयुक्त सेना किससे लड़ रही थी, तो अकेले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रही थी। यहाँ पे आपके लिए चलो हम बता ही देते हैं। यहाँ पर अगर आपसे सवाल करता है, जैसे क्वेश्चन क्या था कि बंगाल का गवर्नर कौन था, आपसे सवाल करता है कि बंगाल का नवाब कौन था, तब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मीर जाफर, मीर जाफर। जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था ना, उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो ये था आपका मीर जाफर। तो इन तीनों का संयुक्त सेना इससे लड़ रहा था। और अगर सवाल करते हैं कि जो BEIC था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसमें कौन था, प्लासी वाले में कौन नेतृत्व किया था, रॉबर्ट क्लाइव। बट बक्सर वाले में कौन किया था, तो ये किया था आपका हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और इधर तरफ से सेनापति कौन था, तो ये हो जाएगा आपका गुरगीन खान, गुरगीन खान। देख करके तो लग रहा है ना कि भाई सेना तो इसका बहुत बड़ा है, तो जीतेगा भी
यही, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप यहाँ पे देखो कि जीत किसको मिला था, तो जीता था आपका VEIC, ठीक है, ये जीता इसलिए प्लस का सिंबल लगा देते हैं, और ये आपका हार गया था इसलिए माइनस का सिंबल लगा देते हैं। और इस तरीके से यह युद्ध एक आपका ऐतिहासिक युद्ध बन करके उभरा, जिसके बाद जो कंपनी व्यापार के लिए आई थी अब वो क्या करने लगी, भारत में शासन करने लगी। इस युद्ध के बाद देखो क्या हुआ, ये जो आपका शाह आलम है, ठीक ना, ये जो आपका शाह आलम है और ये जो आपका शुजा-उद-दौला है, ये दोनों क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। बट ये जो मीर कासिम था ये बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बट ये समझ चुका था कि अब हम जीत नहीं सकते हैं, इसलिए अपनी जान को बचाने के लिए ये दिल्ली की ओर भाग गया था। और दिल्ली की ओर भागने के बाद 1777 ईस्वी में, ठीक है, 1777 ईस्वी में इसकी क्या हो गई, इसकी डेथ हो गई। बात हम लोग किसका कर रहे हैं, मीर कासिम का बात कर रहे हैं, जो बड़ा ही अच्छा आदमी था, मतलब अंग्रेजों से भारत को बचाने का प्रयास किया था। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके चला गया था और वहां पे बंदूक और तोप का कारखाना भी लगाया था। चलो और देखते हैं यहाँ पे, इस युद्ध के बाद देखो हुआ क्या था, एक दो संधि हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, दो संधि हुआ था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलाहाबाद संधि के नाम से जानते हैं। किसके किसके बीच हुआ था, तो आप देखो कि मीर कासिम तो भाग गया था, बचा कौन था, शाह आलम द्वितीय, और बचा था आपका शुजा-उद-दौला। तो इन्हीं के साथ अंग्रेजों की संधि हुई थी, और दो बार हुई थी। कब कब, तो एक हुआ था आपका 12 अगस्त 1765 को, और एक हुआ था आपका 4 दिनों बाद 16 अगस्त 1765 को। और इसी संधि के तहत क्या हुआ था कि जो आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है ये किसके अधिकार क्षेत्र में आ गया, अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इट मीन्स कि अब यहाँ पे टैक्स कलेक्शन करने का काम कौन करेगा, अंग्रेज करेगा। लेकिन अंग्रेज बहुत ही शातिर था, उसको भारत के बारे में अभी कुछ खास जानकारी नहीं थी, इसलिए कुछ भारतीयों को ही टैक्स कलेक्शन का काम सौंप दिया था। अगर आपसे सवाल करता है कि बंगाल में किसको सौंपा गया था, तो ये हो जाएगा आपका मोहम्मद रजा खां को टैक्स कलेक्शन का काम दिया गया था बंगाल में। बिहार में किसको दिया गया था, बिहार में दिया गया था सिताब राय को, और उड़ीसा में किसको दिया गया था, राय दुर्लभ को। आपको इसमें एक एक लाइन जो बताया गया ना, सब अपने आप में एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कि बिहार में टैक्स कलेक्शन के लिए किसको रखा गया था, ये युद्ध किसके बीच हुआ था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्वेश्चन अपना एक था, बट आप देखो कि हम लोग इसमें कितना क्वेश्चन कवर कर लिया और यहाँ से कितना क्वेश्चन निकल गया जो सारा इंपॉर्टेंट है। तो चलो आ लो, इसका आंसर लगा लो। आंसर तो पहले ही लगा लिया ना, क्या हो जाएगा इसका, बेंसी टॉट, ऑप्शन नंबर सी। चलो आते हैं नेक्स्ट में, देखना 1945 में 1945 में सरकार ब्रिटेन में, क्या ही लिख दिया है पर देखना ध्यान से, 1945 में ब्रिटेन में सत्ता में आई है, भाई एक सेकंड, 1945 में सरकार ब्रिटेन में सत्ता में आई और भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया। हाँ, देखो बोल क्या रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका कि 1945 में ब्रिटेन में जो चुनाव हुआ था उसमें कौन सी पार्टी सत्ता में आई, ठीक है, उसमें कौन सी पार्टी सत्ता में आई जो भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया। देखो हो क्या रहा था, टाइम चल रहा 1945 का, आपको पता होना चाहिए कि भारत में इस समय स्वतंत्रता के लिए जोर शोर से आंदोलन चल रहा था, बहुत समय से चल रहा था, बट इस समय करो या मरो की नौबत आ गई थी। महात्मा गांधी जी ये चीज बोले भी थे, करो या मरो। और दूसरा आपका देख लो ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कब से कब तक चला था, 1939 से 1945 तक चला था। ब्रिटेन जो कि जीता था, ठीक है, जीता था, बट इसकी भी स्थिति कमजोर हो गई थी। अब बहुत सारे देश ब्रिटेन पर प्रेशर बना रहे थे कि आप जितने भी देशों को कब्जा किए हुए, जितने भी देशों को गुलाम बनाए हुए, आप उसको अब छोड़ो। तो इसी वजह से क्या हुआ था कि स्वतंत्रता का मांग बहुत ज्यादा हो रहा था, और 1945 में ब्रिटेन में सरकार चेंज हुआ। जैसे हम लोग देखते हैं ना, भारत में देख लो, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, तो ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं, दो पार्टी का नाम बहुत ज्यादा बड़ा है। तो सेम आपका ब्रिटेन में दो पार्टी का नाम बहुत बड़ा था, एक था कंजर्वेटिव पार्टी और एक था आपका लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी से जो प्रधानमंत्री चला आ रहा था उसका नाम था विंस्टन चर्चिल, ठीक ना। ध्यान से सुनना कि 1945 से पहले जो आपका ब्रिटेन में सरकार चल रहा था वो चल रहा था आपका कंजर्वेटिव पार्टी का, और उससे प्रधानमंत्री कौन था, तो ये था आपका विंस्टन चर्चिल, ठीक है। और फिर जब आपका 1945 में चुनाव हुआ तो कंजर्वेटिव पार्टी के जगह पर कौन पार्टी सत्ता में आया, लेबर पार्टी। कौन सा पार्टी, लेबर पार्टी। और इस वजह से प्रधानमंत्री कौन बने, तो ये बने आपके क्लीमेंट एटली,
क्लीमेंट इटली, दोनों चीज याद रखिएगा कि भारत को जिस समय स्वतंत्रता मिल रही थी उसमें ब्रिटेन में क्लीमेंट इटली जी का सरकार था, और क्लीमेंट इटली जो है ये अब काम करने शुरू किए थे कि ब्रिटेन ने जिसको भी गुलाम बनाया हुआ उसको छोड़े। और इसी के तहत क्या हुआ कि एक कैबिनेट मिशन का गठन किया गया, ब्रिटेन में एक कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। और कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे, देखो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि कैबिनेट मिशन जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया, क्लीमेंट इटली के द्वारा बनाया गया। ये भारत कब आया, तो आपका 24 मार्च 1946 को आया। कैबिनेट मिशन में कितने व्यक्ति थे, तो कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति थे। कौन कौन था, तो आप देखो कैसे याद रखोगे, एक यहाँ पे ना आप एक ट्रिक याद रखना, काल, ठीक ना, इस टाइप से काल याद रखना। कैसे हो जाएगा आपका सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ए फॉर हो जाएगा आपका एवी अलेक्जेंडर, और एल फॉर हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस। और जब ये आया था कैबिनेट मिशन, जब भारत आया तो इसके तहत भारत में बहुत सारे काम किए गए। इसमें आपसे सवाल ये भी बनता है कि इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो ये हो जाएगा आपका लॉरेंस, है ना, लॉरेंस। देखो यहाँ पे कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो इसी के तहत भारत में क्या किया गया, तो भारत में अंतरिम सरकार बनाया गया। भारत में क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। उस समय भारत में जनसंख्या 40 करोड़ थी लगभग, तो इसलिए कहा गया कि 389 लोग आपके संसद में संविधान सभा में चुन करके आएंगे और उन्हीं के द्वारा संविधान बनाया जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, लेबर पार्टी, ठीक है। क्वेश्चन का जो आपका कहना चाह रहा है ना उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। चलो आज आगे 2 ही नंबर क्वेश्चन था, देखो बहुत लंबा चला गया। आते 3 में, जिस पत्रिका में महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे संविधान से क्या चाहते हैं। देखो महात्मा गांधी जी का कहना था कि भाई भारतीय संविधान जो है ये भारतीयों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि इसमें विदेशी कहने का मतलब कि संविधान सभा में भारतीय लोग का ही प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अंग्रेज नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर अंग्रेज आएंगे फिर अपने अकॉर्डिंग संविधान बनाएंगे। तो संविधान सभा के लिए या फिर संविधान के लिए महात्मा गांधी ने भी बहुत बार बात उठाया था। और किसके माध्यम से उठाया था, देखिएगा यहाँ पे एक पत्रिका थी। देखो पुस्तक और पत्रिका में अंतर होता है, पत्रिका आपका साप्ताहिक निकलता है, मासिक निकलता है, पुस्तक आपका एक बार आप बुक लिख दिया और वो रिलीज कर दिए। तो गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया नामक एक पत्रिका निकाला गया था, जो कि आपका साप्ताहिक पत्रिका था। और कब से कब तक निकाला गया था, 1919 से कंटिन्यू 1931 तक ये पत्रिका निकलता था। किस लैंग्वेज में था, तो इंग्लिश लैंग्वेज में था। और इसमें महात्मा गांधी जी ये बात करते थे कि आखिर हमारा संविधान किस टाइप का होना चाहिए, संविधान में आम जनता को क्या मिलना चाहिए, ये सब चीज किस में चर्चा किया गया था, तो ये सब आपका यंग इंडिया में चर्चा किया गया था। बाकी अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, नवजीवन हो जाएगा, आपका हरिजन हो जाएगा। हरिजन वर्ड का जो इन्वेंशन है ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। किसके लिए किया गया, तो जिसको समाज छोटी जाति का मानता था उसके लिए महात्मा गांधी कौन सा वर्ड दिया, हरिजन, मतलब हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, मतलब भगवान के लोग। तो आ जाओ यहाँ पे, नवजीवन हो जाएगा, हरिजन हो जाएगा, ये सारे पत्रिका थे और किसके द्वारा निकाले गए थे, महात्मा गांधी के द्वारा। नवजीवन कब निकाला गया था, 1929 में, और हरिजन कब निकाला गया था, 1933 में। इस चीज को याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। अभी देखो, अभी भी हम लोग इंग्लैंड के पीएम के बारे में बात किए कि जब देश को आजादी मिल रही थी, जब कैबिनेट मिशन भारत आ रहा था, जब संविधान सभा बन रहा था, उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो उस समय कौन था आपका, क्लीमेंट इटली, है ना। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, तो क्या 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 क्वेश्चन बन सकता है, चलो सारा बनाते चलते हैं। सबसे पहले तो आ जाएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है कब आया था, 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है क्या भाई, तो आप यहाँ पे देखो कि मॉन्टेग्यू भी एक आदमी है, ठीक है, मॉन्टेग्यू भी एक आदमी है और चेम्सफोर्ड भी एक आदमी है। क्योंकि अंग्रेज नाम है ना, तो हम लोग इसके यूज टू नहीं है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है हम लोग को। यहाँ पे जो आपका मॉन्टेग्यू है और चेम्सफोर्ड है, ये आदमी है। अब मॉन्टेग्यू कौन था, तो ये भारत का राज्य सचिव था, भारत का राज्य सचिव था, ठीक ना। और चेम्सफोर्ड जो था ये क्या था, तो ये भारत का वायसराय था। वायसराय कब से कब तक रहा था, 1916 से लेकर के 1921 तक। तो ये जो आपका है
ये सचिव है और ये भारत का वायसराय है। तो इन्हीं दोनों के नाम पर एक आपका अधिनियम भेजा गया था ब्रिटेन से भारत में। कब भेजा गया था? 1919 में भेजा गया था। और सवाल कर रहा है कि जिस समय यह अधिनियम भेजा गया था उसमें ब्रिटेन का पीएम कौन था? और देखो बीपीएससी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो यहाँ पे हैमिल्टन ने दिया। हैमिल्टन एक अलग आदमी था। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे ना तो इसके बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, ये डॉक्टर आदमी था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लॉयड जॉर्ज। क्या नाम हो जाएगा? लॉयड जॉर्ज। और देखो 1919 का जो एक्ट आया था ना, मतलब बहुत सारा नियम लेकर के आया था। आपको पता है 1905 में तो पहले अंग्रेज बंगाल का विभाजन करवाया, क्यों? हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने के लिए। 1906 में क्या करवाया? मुस्लिम लीग का स्थापना करवाया, ताकि मुस्लिम लोग अपना बात करें और कांग्रेस अपना बात करे, मतलब सेपरेट करने का प्रयास किया जा रहा था। 1909 में एक आया कि मतलब उसको क्या ही कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया और इसके तहत कहा गया कि मुस्लिमों का अलग निर्वाचन होगा। सांप्रदायिकता के तौर पर वहां पे भी बंटवारा किया गया। तो 1909 में किसके किसके बीच बंटवारा हुआ? हिंदू और मुस्लिम के बीच। और 1919 में क्या बोला गया? 1919 में बोला गया कि ईसाई हो जाए, सिख हो जाए, हिंदू हो जाए, मुस्लिम हो जाए, एंग्लो इंडियन हो जाए, कोई भी व्यक्ति अगर चाहेगा कि मेरा प्रतिनिधित्व अलग तरीके से हो तो आप अलग से चुनाव में खड़े हो सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? फूट डालो, है ना, फूट डालो। सबके बीच क्या हो रहा है? बंटवारा किया जा रहा है और अंग्रेज के द्वारा राज किया जा रहा है। ऐसा कुछ चल रहा था। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि सांप्रदायिकता के तौर पर यहाँ पे भी क्या किया गया? आपका विभाजन कर दिया गया। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज और है कि 1919 के एक्ट के द्वारा ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस एक्ट के जो माध्यम से दिया गया था? 1919 के एक्ट के माध्यम से दिया गया था। दूसरा आप एक चीज और याद रखिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध मतलब होता है डायरकी। द्वैध मतलब होता है डायरकी, मतलब दो तरह का शासन था। ठीक है, दो तरह का शासन था। किस टाइप से था? तो यहाँ पे देखिएगा, एक होता था आपका आरक्षित विषय और एक होता था आपका हस्तांतरित विषय। ठीक ना, यहाँ पे देखिएगा, एक होता था आपका आरक्षित विषय और एक तो होता था आपका हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय। देखो ये जो आपका देख रहे हो ना, ये वर्ड जो दिया हुआ है द्वैध शासन। द्वैध शासन सबसे पहले ना भारत में बंगाल में लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बट द्वैध शासन का जो परिभाषा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन दिया था? तो ये दिया था लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस जो है द्वैध शासन का कॉन्सेप्ट सारा दिया था। यूज किया गया था भारत में सबसे पहली बार बंगाल में। और बंगाल में किसके द्वारा यूज किया गया था? तो ये किया गया था आपका रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, जिसका नाम इसके पहले हम लोग चर्चा भी किए थे। तो अब देखिएगा कि ये जो आपका आरक्षित विषय हुआ करता था, ये किसके द्वारा काम किया जाता था? तो ये किया जाता था गवर्नर द्वारा। ठीक है, गवर्नर द्वारा जो मनोनीत पार्षद हुआ करते थे, गवर्नर द्वारा जो मनोनीत पार्षद, गवर्नर द्वारा जो मनोनीत पार्षद हुआ करते थे, उनके द्वारा मनोनीत पार्षद। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा जो आपके निर्वाचित होकर के आते थे, जो चुन करके आते थे, उनके द्वारा किस विषय पे काम किया जाता था? तो उनके द्वारा आपका हस्तांतरित विषय पे काम किया जाता था। किस पर? तो आपका निर्वाचित व्यक्तियों के द्वारा। देखो नॉर्मली आप समझो ना, अभी भी द्वैध शासन चल रहा है कि नहीं? जैसे केंद्र में भी सरकार बैठा हुआ है, आपके राज्य में भी सरकार बैठा हुआ है। राज्य में कोई कानून बनेगा वो भी आप पे लागू होगा, केंद्र में भी कोई कानून बनेगा वो भी आप पे लागू होगा। तो विषय को बांटा हुआ है ना। अगर आप पॉलिटी पढ़ते होंगे ना तो आप सुनते होंगे राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची। सेम चीज यहाँ पे है कि प्रांतों में द्वैध शासन किसके द्वारा लगाया गया? 1919 के एक्ट के द्वारा लगाया गया। नाम क्या रखा गया था? तो नाम रखा गया था आरक्षित विषय। और ये सीधा किसके अंडर कंट्रोल था? तो गवर्नर। और गवर्नर भी खुद काम नहीं करता था, ये मनोनीत करके रखा हुआ था कुछ पार्षद लोग को और उससे काम करवाता था। और जो हस्तांतरित विषय था उस पर निर्वाचित व्यक्ति काम करता था। तो आप बताओ कि जो बड़ा बड़ा चीज होगा वो गवर्नर खुद के पास रखेगा या भारतीय लोगों को दे देगा? जाहिर सी बात है अपने पास रखेगा। तो इसमें बड़ा बड़ा चीज आता था। जैसे आप देख लो राजस्व देख लो, जैसे आप वित्त देख लो, आप रक्षा देख लो। और आज के टाइम तो नहीं कह सकते हो, बट उस समय अगला वाला जो लिखना है बहुत बड़ा चीज होता था। क्या? तो ये हो जाएगा आपका समाचार पत्र, क्योंकि क्रांति लाने के लिए ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट मतलब उसमें था। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे यंग इंडिया के बारे में। और जो छोटा मोटा विषय था, छोटा मोटा बोले तो जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया,
स्वास्थ्य, या फिर आप कहते हो ना वो स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, ये सारा किसको दे दिया गया था? तो ये दे दिया गया था उन भारतीयों को जो निर्वाचित होकर के आपके विधान परिषद में आए थे। तो ये सब चीज को याद रखिएगा। महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत में पहली बार कब मिला था? तो 1919 के एक्ट के माध्यम से दिया गया था। और देखो ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आप सर्च करके देखना, आपको दिखा देगा कि ये क्वेश्चन बस एक एग्जाम में नहीं, बीपीएससी में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में बना हुआ है, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड जॉर्ज। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा, चीरोपोडी शरीर के किस अंग से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है? चीरोपोडी जो हो जाएगा ये आपका पैर से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। देखो सीजीएल में पूछा है, रिसेंट में पूछा हुआ है, 2020 में पूछा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पैर, ठीक ना। अगर आपसे सवाल करता है कि जो फेफड़ा है, अगर आप फेफड़ा से रिलेटेड ब्रांच का अध्ययन करते हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है आपका पल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, ठीक ना। अगर आप देखते हो यकृत, जिसको आप लिवर भी कहते हो, जिसको आप जिगर भी कहते हो, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका, देखिएगा, हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी, ठीक ना, हिपैटोलॉजी। बाकी एक आपके लिए है वृक्क। आप बताइएगा वृक्क, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनी, ठीक है, जो आपका नेफ्रॉन से बना होता है, तो इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? आप बताइएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा, यूटोपिया का लेखक कौन था? मे भी ये क्वेश्चन शायद पहले भी आया है, बिहार पुलिस एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, रिसेंट में पूछा है 2021 में। आप बताइएगा सवाल क्या बोला है? यूटोपिया, यूटोपिया जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है आपका यूरोप के किसी लेखक के द्वारा, लैटिन भाषा में लिखा गया। लैटिन शब्द जो है ना, हम लोग साइंस में बहुत ज्यादा इस वर्ड का, इस लैंग्वेज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका थॉमस मोर। कहीं कहीं आपको टॉमस मोर भी लिखा हुआ मिलेगा, 1516 ईस्वी के लगभग में लिखा गया था। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ऑप्शन पर नजर गड़ाना, ऑप्शन और भी इंपॉर्टेंट है। प्लेटो, प्लेटो का नाम सुने हो आप? सुकरात, प्लेटो, सिकंदर, अरस्तु, ये सारे आपके एक क्रम बनाते हैं। अगर आपको पता होगा तो आप बताइएगा जरूर, हम बहुत बार चर्चा किए हैं इसका। प्लेटो एक बुक लिखा था, बड़ा इंपॉर्टेंट बुक था। और कौन सा बुक था? तो ये हो जाएगा आपका रिपब्लिक, रिपब्लिक बुक कौन लिखा था? तो ये लिखा था आपका प्लेटो। आप नाम देख रहे हो, विलियम शेक्सपियर, ठीक है, जिसका जो कंपेयर है, ठीक है, इसका जो कंपेरिजन है, तुलना है, ये किससे किया जाता है? तो ये भारत के एक लेखक के साथ किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो आप बताइएगा। इन्होंने कौन सी पुस्तक को लिखा है? तो 9-10 में अगर आप इंग्लिश पढ़ें तो वहाँ पे एक चैप्टर आता था हैमलेट, हैमलेट लिखा है। जूलियस सीजर जो है, ये सारा कौन लिखा है? तो विलियम शेक्सपियर लिखा है। लिख लीजिएगा 2-3 नाम, हैमलेट 9-10 में पढ़ना था ये। एक हो जाएगा आपका जूलियस सीजर, जूलियस सीजर। और जो बिहार का एग्जाम होता है ना, मेनली आपका पुलिस का, तो उसमें 9-10 से क्वेश्चन बनता है, इसलिए सब याद रखेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिएगा, निम्न में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है? सवाल कर रहा है कि ये एक आयोग का नाम दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अस्तित्व में नहीं है, ठीक ना। चलिए देखते हैं इसके बारे में। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये मेनली जब महिलाओं के साथ हिंसा, भेदभाव, घरेलू मामले जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे, तो 1990 के एक्ट के तहत किसका स्थापना किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग का। और कब किया गया था? 1992 में, ठीक है, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? जयंती पटनायक, ठीक है, बताया हुआ प्रीवियस वीडियो में, जयंती पटनायक। अभी कौन है? तो अभी है रेखा शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे देखिएगा अल्पसंख्यक आयोग, इसका स्थापना कब किया गया? 1993 में, ठीक ना। वहीं देखिएगा योजना आयोग, इसका तो बहुत चर्चित है और इसी को आपका खत्म कर दिया गया। किसके द्वारा खत्म किया गया? आप अगर ये याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि ये कब खत्म हुआ था। तो इसके बारे में देखिएगा कि ये कब खत्म हुआ था, तो मोदी जी के सरकार के टाइम में, ठीक है, जब मोदी जी आए तो योजना आयोग को हटा दिए थे। मोदी जी सत्ता में कब आए थे? 2014 में, और अगले ही साल इसको हटा करके क्या किए? एक नए आयोग का स्थापना किए थे। तो सवाल बहुत तरीके से बनता है कि योजना आयोग को कब खत्म किया गया या कब लाया गया। चलो यहाँ पे आते हैं। तो 1950 में,
1950 में किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये योजना आयोग लाया गया था। और इसके तहत क्या होता था कि कोई भी सरकार, हम लोग को पता है ना कि लोकसभा का चुनाव 5 साल के लिए होता है, कोई भी सरकार 5 साल के लिए आती है, और जब वो 5 साल के लिए आती थी तो एक बात रखती थी कि हाँ भाई हम अपने 5 साल में ये काम करेंगे, और फिर पूरा डेटा कैलकुलेट होता था कि उस सरकार के आने के बाद उन कामों पे बढ़िया से इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, क्या रिजल्ट हुआ, कितनी वृद्धि हुई, कितना घाटा हुआ, सारा रिकॉर्ड निकलता था। लेकिन जब मोदी जी आए तो क्या किया कि योजना आयोग को खत्म कर दिए, और इसके जगह पर कौन सा आयोग का निर्माण करवाए थे? तो ये हो जाएगा आपका नीति आयोग। तो याद रखिएगा कि योजना आयोग को खत्म करके किसका स्थापना किया गया था? नीति आयोग का, नीति आयोग का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक चीज और देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका भी स्थापना कब किया गया था? तो 1993 में। चलिए एक चीज और देखिएगा यहाँ पे कि जो नीति आयोग होता है, ठीक है, या योजना आयोग ही जो होता था, इसका जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है? तो ये हमेशा हमेशा क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो आप ये क्वेश्चन भी बताइएगा कि जो नीति आयोग है इसका अध्यक्ष अभी कौन है, 2024 में कौन है? ठीक ना, ठीक ना। वैसे याद रखिएगा कि ये जो आपका नीति आयोग है, ठीक ना, 1950 में योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च, ठीक ना, 15 मार्च। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 1858-59 में लिखित नाटक नील दर्पण, नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है, यह किसने लिखा है? नील आप समझ रहे हो, वो जो होता नहीं है, मान लो कपड़ा धोती है व्हाइट कपड़ा में, वो जो नील डाल देती है, उसी नील का बात हो रहा है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या था? नील के उगाने से व्यथा क्या प्रॉब्लम हो रहा था? और बात देखो हो रहा है 19वीं सदी का, है ना, 19वीं सदी का बात हो रहा है, जिसमें हम लोग देखो गुलाम थे। आपको याद है 1857 में कितनी बड़ी क्रांति हुई थी, और इसके जस्ट बाद भारत में एक और क्रांति हुई थी जिसको कहा जाता है नील क्रांति। हुआ क्या था? तो देखो यूरोप में सबसे पहले आपका पुनर्जागरण का दौर चला, औद्योगिकीकरण का दौर चला। औद्योगिकीकरण मतलब क्या हो गया? जहां सारा काम हाथ से होता था वहां पे अब मशीन यूज होने लगा। भारत में अभी भी देखो सारा काम हाथ से हो रहा है, अभी का बात नहीं हो रहा है, ये उस समय का बात हो रहा है। भारत में सारा काम हाथ से हो रहा था, यूरोप में अब मशीन बनने लगे थे। तो जाहिर सी बात है कि आप कंपेयर करो ना, कोई काम आप हाथ से करो, आप हाथ से लिख रहे हो, कोई आदमी उसी को जीरोक्स कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि वहां का काम पहले होगा। वही चीज हुआ कि यूरोप में औद्योगिकीकरण का दौर चल रहा था, मशीनीकरण का दौर चल रहा था, मशीन से बहुत सारे काम हो रहे थे, और उसी काम में कपड़ा, ठीक ना। अंग्रेज भारत भी क्यों आए थे? वो सिर्फ और सिर्फ कच्चा माल खोजने के लिए आए थे, या तो मसाला मिले या कुछ भी मिले, बट कच्चा सामान मिले जिसको उठा करके हम अपने देश की ओर ले जाए, वहां से फिर से बनाए उसको, और फिर वापस ला करके उसी देश में या उसके जैसे सारे देशों में बेच दें। यहाँ से हम लोग काफी प्रॉफिट कमा रहा था, क्योंकि जहां से ले जा रहा था वहां का भी तो रोजगार खत्म कर दे रहा था ना। तो देखिए क्या हो रहा था कि जब वहाँ मशीनीकरण बहुत ज्यादा होने लगा, तब वहाँ पे कपड़ा बहुत ज्यादा बनाया जा रहा था, और कपड़ा बनाने में कलर का भी यूज हो रहा था। और आपको पता होना चाहिए कि नील का खेती सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था, भारत में बाद में होना शुरू हुआ। ये आपका उन सारे देशों में हो रहा था जिसको अंग्रेज गुलाम बनाया हुआ था। और जब उन सब जगह से काम करते हुए जब पूर्ति नहीं हो पा रही थी, मतलब मान लो कि उन लोगों को 100 बोतल चाहिए था, यूएसए में कर रहा है, बहुत सारे देशों में कर रहा है, जिसको गुलाम बनाए हुए, तो जब वहां से कमी होने लगा तब भारत की ओर रुख किया। और भारत में आने के बाद मेनली बंगाल, मेनली बिहार, इन सारे जगहों पर क्या करने लगा? नील का खेती करने लगा। नील का खेती करने के लिए सभी के ऊपर प्रेशर बनाने लगा, और कहा जाता है कि जिस भी जमीन पर नील का खेती कर दिया जाता था वो जमीन आपका बंजर हो जाता था। तो कोई भी किसान खेती नहीं करना चाहता था। दूसरा कि उसको प्रॉपर एक अमाउंट भी नहीं मिलता था जितना मिलना चाहिए था, और बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। तो इसी वजह से किसान नहीं चाह रहा था कि हम उस चीज का करें, नील का खेती करें। और बहुत खराब दुर्दशा चल रहा था। चुना हुआ सरकार रहेगा तब तो आपका बात सुनेगा। वो देखो कि चुना हुआ सरकार है, फिर भी दिल्ली में किसान का आंदोलन हमेशा होते रहता है। तो उस समय तो कोई और ही का सरकार चल रहा था, तो क्या ही ध्यान देता है यहाँ की जनता पे। तो इसीलिए एक आदमी था जिन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है नील दर्पण, ठीक है, जिसका नाम है नील दर्पण। और इसमें नील कृषकों की व्यथा के बारे में चर्चा किया गया। लिखा कौन था ये बुक? तो नाम दिखेगा आपको, जो भी नाम दिख रहा है ना, सारे के सारे लेखक रहे थे। लेखक करने का मतलब ऐसा नहीं है कि स्टोरी लिख रहे थे, ऐसा स्टोरी लिखते थे, ऐसा कहानी लिखते थे कि लोगों में देशभक्ति की भावना जो है यहाँ पे उजागर होती थी। तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दीन बंधु मित्र, ठीक है, दीन बंधु मित्र इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। शाहजहां ने अपने, और ये देखो सारा क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा हुआ है, किसी में लिखा है किसी में छूट गया, बट सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को
हाँ देखो, हम आपको बता रहे हैं ना, आप सर्च करके देखना। 2-4 दिन पहले ना यूके उत्तराखंड में आपका पीसीएस का एग्जाम हुआ है, उसी सब में ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे आइएगा, देखिएगा सवाल यह है कि शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था। देखो, आप अगर मुगल के बारे में पढ़ते हो तो आप देखते हो कि औरंगजेब बहुत ही खतरनाक टाइप का बादशाह था, लेकिन अगर आप धर्मनिरपेक्ष का बात करते हो तो एक आदमी आपके दिमाग में आता होगा, कौन? तो वो था आपका अकबर, मुगल बादशाह अकबर। उसी के जैसा एक और आदमी था, वो कौन था? वो था आपका, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दारा सिको। ठीक है, कौन था ये? दारा सिको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको कभी भी बादशाह बनने का मौका नहीं मिला। क्यों मौका नहीं मिला? क्योंकि इसका भाई कौन था? तो इसका भाई था औरंगजेब। मतलब समझ में आया आपको कि दारा सिको किसका बेटा था? शाहजहां का। दारा सिको जो है ये शाहजहां का ये बड़ा बेटा था। ठीक है, शाहजहां का ये बड़ा बेटा था। चूंकि ये आदमी बहुत बढ़िया था, इसलिए शाहजहां जो है इसको पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन औरंगजेब जैसा कट्टर आदमी कहाँ इसको शासक बनने देता। इवन ये किसी किसी जगह का गवर्नर भी बना हुआ था, मतलब राज्यपाल भी बना हुआ था। कहाँ का? तो आप देख लो मुल्तान वगैरह का ना, ये आपका गवर्नर भी बना हुआ था। लेकिन आगे जाकर के 1659 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसको देवरई का युद्ध कहा जाता है। देवरई का युद्ध, ठीक है, किसके बीच हुआ था? तो औरंगजेब और दारा सिको के बीच हुआ था। और इस युद्ध में दारा सिको हार भी गया और इसकी मृत्यु भी हो गई। और इसके बाद जो आपका शासक था, जो मुगल बादशाह था, ये कौन बन गया? औरंगजेब। इस लाइन को आप लिख लीजिएगा कि देवरई के युद्ध में दारा सिको हारने के साथ साथ मृत्यु को भी प्राप्त हो गया था, और इस वजह से अगला शासक कौन बना था? औरंगजेब। ये जो दारा सिको था, बड़ा ही सेकुलर टाइप का आदमी था। ये भारतीय उपनिषद को और लगभग कितना उपनिषद को? तो 50 उपनिषद को क्या करवाया था? तो फारसी में ट्रांसलेट करवाया था, फारसी भाषा में। क्यों करवाया था? ताकि मुस्लिम लोग भी इन ग्रंथों को पढ़ें और इससे अच्छा लेसन ले सकें। तो सवाल बनता है कि कौन सा मुगल शासक था? मुगल शासक तो बन नहीं पाया ना, तो राजकुमार कह लो कि जो आपका फारसी में उपनिषद का ट्रांसलेशन करवाया था, तो ये था आपका दारा सिको। किस नाम से करवाया था? उसका हेडिंग क्या दिलवाया था? ये भी नाम बनता है। तो इसका हेडिंग दिलवाया था सिर ए अकबर, सिर ए अकबर। और आपको पता है पूरे मुगल शासक में जब आप पढ़ते हो ना, तो अकबर 3 आता है। एक तो आपका अकबर आया जिसको आप महान बताते हो, एक अकबर शहजादा अकबर भी आता है। ठीक है, वो कौन रहता है? तो वो आपका औरंगजेब का बेटा रहता है। चूंकि वो शहजादा ही रह जाता है, जिंदगी भर इधर उधर भागते ही रह जाता है, इसलिए उस अकबर को कोई याद भी नहीं रखा है। एक और अकबर था, वो अकबर द्वितीय था, जो राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी आपका उत्तराखंड पीसीएस पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अभी रिसेंट हुआ है, 2-4 दिन पहले हुआ है। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे आपका युद्ध दिया हुआ है। ठीक है, और इसका क्या बोल रहा है? क्रम के अकॉर्डिंग सजाने के लिए बोल रहा है। तो चलिए, अगर आपको ईयर याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। चलो देखते हैं यहाँ पे। देखिएगा सवाल कर रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। तो देखते हैं, एक चीज आप गौर किए यहाँ पे कि जो भी युद्ध है ये किसके द्वारा लड़ा गया? मुगल बादशाह, और वो मुगल बादशाह जो मुगल वंश का संस्थापक था। बात किसका हो रहा है? बात हो रहा है बाबर का, बात हो रहा है बाबर का। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ये भी देखते जाएंगे कि युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, और कौन विजयी रहा था। तो आइएगा देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, देखो अब बस ईयर याद रखने से नहीं चलेगा काम, आपको डेट भी याद रखना पड़ेगा। तो पहले तो आते हैं डेट देख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन जीता कौन हारा। तो जो पानीपत का युद्ध था, ठीक है, ये कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 को। फिर खानवा का युद्ध लड़ा गया था, ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका 16 मार्च, ठीक है, 16 मार्च 1527 को। ठीक है, उसके बाद देखिएगा चंदेरी का युद्ध, ये लड़ा गया था आपका 29 जनवरी 1528 को। और फिर हो जाएगा आपका घाघरा, ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका 6 मई 1529। अब आपको जैसे ही ये पता चला, तो ये सारा अब तो पता चल जाएगा ना। देखो क्रम पहले सजा लो, दो क्या बोला पहले, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। और देखो कितना अच्छा है, एक ही ऑप्शन आपको पता था और उसी से आपका क्या हो गया? सारा आंसर निकल गया। चलो इसका आंसर लगा लेते हैं पहले, ऑप्शन नंबर बी, है ना। पहले 2 नंबर का हुआ था। अब देखो यहाँ पे पहले ही हम आपको बताएं कि इन सारे युद्ध में कौन रहेगा, तो बाबर तो कॉमन रहेगा। शॉर्ट में लेकर के चलते हैं कि इसमें भी बाबर था, इसमें भी बाबर था,
और ये दोनों में भी कौन था? बाबर। तो बाबर के साथ युद्ध किसका हो रहा था? तो जो 21 अप्रैल 1526 को जो युद्ध हुआ था, हम बोलते रहे, आप सुन लो, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक रहा था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपका इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो दिल्ली सल्तनत में एक वंश चल रहा था लोदी, और इस लोदी का अंतिम शासक था। इसके बारे में एक और लाइन बनता है कि पूरे दिल्ली सल्तनत में कौन ऐसा आदमी था जो युद्ध भूमि में ही मारा गया था? इब्राहिम लोदी। और ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जीता कौन होगा? तो ये आपका बाबर इसमें जीत गया था। ठीक ना। दूसरे वाले में आते हैं, खानवा में बाबर के साथ और कौन था? तो एक राजपूत शासक था जिसका नाम है राणा सांगा। इसमें भी कौन जीता था? बाबर जीता था। उसके बाद आते हैं आपका, हम लोग देखिए 29 जनवरी 1528। ठीक ना। ये कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था आपका चंदेरी का। ये किसके बीच हुआ था? तो बाबर और मेदिनी रॉय। ये भी कौन था? तो ये भी एक राजपूत शासक था। और इसमें भी कौन जीता था? तो बाबर जीता था। और लास्ट वाला देख लो, घाघरा का युद्ध, ये कब हुआ था? 29 में हुआ था। और किसके बीच? तो बाबर और महमूद लोदी। ये कौन था? तो ये आपका एक अफगानी पठान था, अफगानी शासक था। और इसमें भी कौन जीता था? तो ये रहेगा आपका बाबर। ठीक ना। बाबर का स्टोरी बहुत इंस्पायरेशन वाला स्टोरी है। मतलब आप जब पढ़िएगा बाबर को, तो आप स्टूडेंट लाइफ में तो और भी पढ़ना चाहिए। पता चलेगा कि इस बंदे ने कितना मेहनत और कितना ज़्यादा उठा पटक देखने के बाद इतना बड़ा सफलता प्राप्त किया कि दूसरे देश में आकर के किसी एक वंश का संस्थापक बन गया। और देखो कि सारे युद्ध में ये जीतते आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर तो हम लोग लगा लिए। एक चीज और आप देखिएगा कि पानीपत जो है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आज का हरियाणा में। ठीक ना। ये जो खानवा है, खानवा कहाँ पड़ता है? खानवा आपका पड़ता है आपका आगरा में। ठीक ना। खानवा जो है ये आपका आगरा में, मतलब यूपी हो जाएगा। चंदेरी जो है ये आपका एमपी में पड़ता है। और घाघरा भी जो है ये आपका यूपी में पड़ता है। तो देख लो कि कहाँ कहाँ ये विस्तार कर लिए थे, हरियाणा में, यूपी में, एमपी में। तो अच्छा खासा विस्तार कर लिया। ठीक है। और आज का क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया था। सारा क्वेश्चन को रिपीट करिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। बिना नोट्स बनाए कोई फायदा नहीं है, सुनने से कुछ भी याद नहीं रहेगा। सारा क्वेश्चन एग्जाम में आज का भी आया हुआ था। इवन लास्ट का जो 4-5 क्वेश्चन था वो रिसेंट यूपी मतलब हो गया आपका उत्तराखंड, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है। और यही सब क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होते रहता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।